So good morning, welcome to SWAYAM Learning Point. I am your learning friend Subhash Gaikwad, and today we are going to discuss about the gravitation and very important steps we are talking about here. Last लेक्चर में हमने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को पूरा रिवाइज किया था. आज हम एक एग्जांपल को फिर से दोहरा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं. वो पिछली बार शायद दिया था आपको, और यदि नहीं दिया है तो एक एग्जांपल पहली बार समझ लीजिए और उसको अच्छे तरीके से समझिए. एग्जांपल क्या है, ऑन पेज नंबर 10 के ऊपर है, और एग्जांपल है इफ अ पर्सन वेट 750 न्यूटन ऑन अर्थ. तो यहाँ मैं कुछ 3-4 लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और एग्जांपल के लिए प्रिपरेशन कर देता हूँ. तो यहाँ जो दिया है वेट दिया है, वेट ऑफ पर्सन वेट ऑफ पर्सन ऑन अर्थ means mge is equal to m, हम ऐसे लिख सकते हैं 750 न्यूटन. दैट इज mge is equal to 750. दूसरा हमें दिया है कि the weight on the moon means find out the weight of the moon when the moon's mass is the mass of the moon is 1/81 the mass of earth. तो हम इसको क्या करेंगे, 81 is equal to mass of earth upon mass of moon लिखेंगे. ठीक है, ये भी गिवन है. दूसरा दिया है रेडियस ऑफ मून is 1/3.7 the radius of earth. तो यहाँ हम लिखेंगे radius of moon upon radius of earth is equal to 1/3.7. ये भी यहाँ लिखेंगे. और आगे चलेंगे, जो हमें पता है कि वेट का फॉर्मूला है वेट ऑफ पर्सन 750 न्यूटन. देयरफॉर यहां लिखेंगे हम mg m इज इक्वल टू क्या दिया है, या mge इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M मतलब स्मॉल m इंटू कैपिटल G कैपिटल M E अपॉन स्मॉल re कैपिटल RE होल ब्रैकेट स्क्वायर. यहाँ m क्या है, दिस इज मास ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट whose weight is 750 न्यूटन. ठीक है, तो यहाँ हम 750 डायरेक्टली लिख सकते हैं, बराबर ना. ये 750 डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं. तो वेट ऑफ पर्सन इज व्हाट दैट दिस वन m इनटू कैपिटल G कैपिटल M E अपॉन r स्क्वायर. क्यों बोलो तो क्योंकि हमें पता है कि इट इज इक्वल टू mg. चाहे तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, m ऐसा भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं यार. आप कैसे भी लिख सकते हो, कैसे लिखना पसंद करोगे, ऐसे करोगे, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो mge. अभी यहाँ क्या लिखोगे, 750 इज इक्वल टू m इंटू कैपिटल G कैपिटल M E अपॉन RE होल ब्रैकेट स्क्वायर. इसको एक नंबर दोगे. वैसे ही weight of person on moon, weight of person on the moon
इज इक्वल टू यम जी यम स्मॉल एम, बराबर ना। तो इसको हम साथ में लेते हैं तो क्या आएगा, वेट ऑफ द पर्सन वही आएगा ना। तो वेट ऑफ द पर्सन ऑन मून is equal to m into what is gm? Gm is what? Capital G, capital M, small m upon rm whole bracket square। इसको हम सेकंड नंबर नाम देते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 750 अपॉन वेट ऑफ पर्सन ऑन मून इज इक्वल टू mass into capital G capital M E upon R E whole bracket square divided by capital small m capital G capital M small m upon R M whole bracket square। ठीक है, जब ऐसा आएगा क्या किया हमने, डिवाइडिंग 1 and 2, डिवाइडिंग इक्वेशन, dividing equation 1 and 2। ओके, अभी हम कैलकुलेशन करेंगे। यहां लिखेंगे 750 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ पर्सन ऑन मून इज इक्वल टू मास इनटू कैपिटल जी कैपिटल एम ई अपॉन R E whole bracket square into R M whole bracket square divided by M into G into capital M small m। ये M जो है M, this is M of M is a mass of that particular object whose weight we have calculated and we have to calculate on the moon। So ये M G cancel, so जो भी बचा है हमारे पास 750 upon weight of person on moon is equal to me upon m into rm square upon re square। अभी इसके वैल्यू पुट करो, me upon mm की वैल्यू कितनी है 81 into rm upon re की वैल्यू कितनी है 1 upon 3.7 whole bracket square। 750 upon weight of person on moon 750 upon weight of person on a moon is equal to 81 into 1 upon 3.7 into 3.7। जब आप कैलकुलेट करोगे तो 750 into 3.7 into 3.7 divided by 81 is equal to weight of person। तो यहाँ हम सिर्फ क्या लिखेंगे, Vm ही लिखेंगे, Wm। ठीक है, इधर आप चाहे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 750 into 37 into 37 डिवाइडेड 37 है 37 तो 81 into 100। तो ये ऊपर मल्टीप्लाई किया, ये 0 और ये 0 में कैंसिल हो गया। तो वेट ऑफ पर्सन ऑन मून, चलो हम कैलकुलेट करते हैं। तो 37 into 37 का प्रोडक्ट करते हैं पहले। 37 into 37 तो 7 7s are 49, 7 3s are 21, 25, 21, 3 3s are 9 and 11, 9, 6, 3, 1। तो ये आ गया 1369 into 75 into 75 तो आंसर आएगा 5 9s are 45, 6 5s are 30 and 4 34, 6 5 3s are 15, 15 and 3 18, 5 1s are 5 and 1 6। ठीक है, तो यहाँ आएगा 7 9s are 63, 7 6s are 7 9s are 63, 7 6s are 42 and 42 and 6 48। ठीक है, 7 3s are 21, 21 and 25, 7 3s are 21 and 4 25, 7 1s are 7 and 2 9। देख लीजिए अच्छी तरीके से। तो ये आएगा 5, ये आएगा 7, ये आएगा 16, ये आएगा 11 and 12, ये आएगा 10। तो हमारे पास जो आंसर आ गया
वो आ गया कितना 102,675 डिवाइडेड बाय तो हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं ना, वेट ऑफ पर्सन ऑन मून is equal to 102,675 divided by 81 into 110, क्योंकि 10 है नीचे, बस 0 तो गया है पहले। अभी इसको डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो जब डिवीजन करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो फटाफट करते हैं। ये आएगा 102,675 और ये आएगा 81। अभी मैंने आपको बोला है कि ये 8 को देखो और ये 10 है, बराबर ना। तो आप 8 टू जा कर सकते हो, नहीं 8 1 जा, तो यहाँ आएगा 1 और यहाँ चाहे तो यहाँ 1 लिख सकते हो, ऊपर कहाँ लिखे आपकी मर्जी है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो 81 1 जा 81, तो यहाँ आएगा 2 minus 1 1, 10 minus 8 कितना आएगा 2, 6 7 5। अभी 21 ये नंबर क्या है, 2 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 2 जा 16, तो 81 2 जा 162, तो यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 11 माइनस 5 7 5। अभी यहाँ नंबर थोड़ा बड़ा आ गया 54, तो 8 कितना 54 आता है, 8 6 जा 48, बट 8 7 जा 56 is greater than 54, तो लेस देन कौन सा नंबर आएगा, 8 6 जा, तो 81 6 जा 6 48, यानी आ गया 486, तो यहाँ आ गया 6। ये हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये 5 वैसे आएगा, ये वैसे आएगा 4, ये 14 एंड 8 मतलब 6 आ गया। चलो अभी एक और भी नंबर आएगा, तो 81 7 आएगा अभी, बराबर ना, 7 से कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, तो 7 56, तो 5 6 7। अभी यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ आएगा 15 माइनस 7 बट 8 ना, और यहाँ 11 9 7 4, तो अभी क्या बचा है, कुछ नहीं, तो यहाँ क्या लिया था हमने 7 लिया था, और एक पॉइंट आएगा तो यहाँ 0 आएगा। तो पॉइंट के बाद अभी कैलकुलेशन करते हैं, तो मुझे लगता है कि अप्रोक्सीमेटली 6 भी आएगा कि नहीं आएगा, शायद नहीं आएगा, नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा ना, कैसे आएगा, आएगा, ओके चलो चेक करो 6 1 6 48, तो ये बड़ा हो गया, यानी 5 आएगा, 5 1 5, ओके गुड, तो 5 आएगा, तो यहाँ आएगा 405। कैलकुलेशन करते जाओ, आपको आंसर मिलता जाएगा। चलो कैलकुलेशन करो तो अच्छे तरीके से देख लेना बेटा, -7 8 11 minus 7 is what 11 4 बराबर है, तो यहाँ 5 आ गया। आगे भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं ना, ठीक है, लेकिन हम यहाँ रुक जाते हैं और यहाँ लिखते हैं कितना आएगा 126.7.5 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 10 को निकाल दो तो यहाँ क्या आएगा 126.75, तो यहाँ आएगा 126 ये 5 को निकाल दो, इसको ऐड कर दो, तो ये आएगा 8 न्यूटन। तो यानी वेट ऑफ पर्सन ऑन मून इज 126.8 न्यूटन। यह कैलकुलेशन में कुछ गलती हो सकती है, तो आप जरा चेक करके आप खुद कैलकुलेशन करिए, क्योंकि कैलकुलेशन करना आपकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ आएगा वेट ऑफ पर्सन ऑन मून इज इक्वल टू 126.8 न्यूटन। ओके, सो ये टॉपिक मैंने आपको समझाया। अभी इसको एक बार चला देख लीजिए अच्छी तरीके से, ये बिल्कुल समझ में आएगा आपको। क्या बताया मैंने यहाँ, एकदम सिंपल तरीके से ये कॉन्सेप्ट को समझाया है, और मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगी। पूरा एग्जाम्पल उसका स्क्रीनशॉट निकालिए और फिर हम आगे जाएंगे।
एग्जाम्पल समझ में आ गया है और आगे जाएंगे। क्या है आगे? ग्रेविटेशनल वेव्स। क्या ये ग्रेविटेशनल वेव्स आपको पता है कि जैसे आपको पता है कि एक स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग मान लो, ठीक है, और उसको दोनों एंड को पकड़ो और उसको ऐसे शेक करो तो क्या होता है? ऐसे ऐसे वेव्स आते हैं, देखा है आपने? ऐसे वेव्स, जैसे इमेजिन करो ऐसे, ठीक है। तो ये मेरे हाथ में क्या है, ऐसे देख लो कि इस प्रकार ऐसे हम कर सकते हैं, बराबर ना। दूसरा एक मतलब ये वेव्स है, लाइट वेव्स जो है ये क्या है? ये भी एक वेव्स है, लेकिन हम उसको कौन से वेव्स बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, ठीक है। गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव रेज, रेडियो वेव्स, ये क्या है? ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स जो है वो अलग अलग प्रकार के वेव्स को एमिट करते हैं और हम उसको अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट से उसको रिसीव करते हैं और उससे हमें नॉलेज मिलता है कि इस यूनिवर्स में क्या क्या चल रहा है। ओके, बहुत बढ़िया। सो gravitational waves are very different type of waves and they have been called as a waves on the fabric of space time। तो ये फैब्रिक जो है, फैब्रिक मतलब जैसे मान लो कि ये एक दूसरे के जैसे हम कपड़े पहनते हैं ना, तो कपड़े जैसे पहनते हैं वैसा ही एक, अभी मान लो कि उसी प्रकार का एक फैब्रिक है स्पेस और टाइम का, ठीक है। उस फैब्रिक के ऊपर उसको हम क्या बोलते हैं कि these are the waves on the fabric of space time। कौन से वेव्स को बोलते हैं? ग्रेविटेशनल वेव्स को। और वो इतनी छोटे, इतने मतलब मान लो कि उसकी जो रेंज बहुत है लेकिन बहुत वीक है वो फोर्स, ठीक है। क्या है वो फोर्स? बहुत वीक है। तो जो साइंटिस्ट जो है हमारे पूरे वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया है, एक्सट्रीमली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट द ग्रेविटेशनल वेव्स व्हिच आर एमिटेड बाय एस्ट्रोनॉमिकल रिसोर्सेज। और उसका एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेटरी है, उसका नाम है LIGO। क्या है? LIGO यानी लेसर इंटरफेरोमेट्री। क्या बोला मैंने? लेसर इंटरफेरोमेट्री ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। क्या बोला? ये पिक्चर में आप देख रहे हो LIGO, ये एक ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है। और ये एकदम प्रोमिनेंट ऑब्जर्वेटरी है पूरे वर्ल्ड में। तो यहाँ 100 इयर्स के बाद जब अल्बर्ट आइंस्टाइन नाम का जो साइंटिस्ट था उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, तो उसके बाद साइंटिस्ट ने ये वेव्स को डिटेक्ट किया है कि ये धरती से हमारे पास मतलब पूरे ब्रह्मांड से यानी यूनिवर्स से ऊपर से कहीं से अलग तरीके से वो हमारे धरती पे भी आते हैं। तो उसको साइंटिस्ट ने क्या किया है? डिटेक्ट किया है। तो उसमें हमारे इंडियन जो साइंटिस्ट है उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ये डिस्कवरी जो है इट ओपन द न्यू पाथ टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन अबाउट यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स के बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी इससे मिलेगी। आगे हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखने जा रहे हैं और उसका नाम है फ्री फॉल। क्या बोला? फ्री फॉल। Free fall is nothing but what you can say that when anything that falls under the Earth's gravitational force alone is called as a free fall। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो भी कुछ चीजें ऊपर से नीचे डायरेक्ट गिरती है वो फ्री फॉल कहलाती, मतलब दे आर अंडर फ्री फॉल। बट क्या ये फ्री फॉल धरती के ऊपर मुमकिन है? तो बिल्कुल नहीं। तो कुछ हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं और एक ऐसे क्वेश्चन है कि जैसे मान लो कि तुम्हारे हाथ में एक स्टोन है, मेरे पास ये बहुत ही छोटा सा स्टोन है और ये मेरे हाथ में है और ये स्टोन मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है। तो अभी आप समझ रहे हो कि व्हिच फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द स्टोन? बताइए तो। फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड अपवर्ड डायरेक्शन में है। जैसे मान लो कि मेरे हाथ से वो निकल जाएगा तो वो नीचे गिरेगा। क्या गिरेगा? नीचे गिर। आवाज आया आपको? गुड, बहुत बढ़िया। यानी वो नीचे क्यों गिरा? क्योंकि मेरे हाथ का फोर्स
गुड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ये स्टोन को मैंने रिलीज कर दिया, अभी मैंने बोला था ये रिलीज कर दिया, तो क्या होगा? ओके, इट विल गो डाउन, ओके, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ये स्टोन क्या होगा? नीचे गिरेगा। अभी मान लो कि ये फोर्स, ये कोई ऑब्जेक्ट है, व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन स्टोन आफ्टर यू रिलीज इट। मतलब अभी जो मैंने इसको रिलीज किया था, ये स्टोन को रिलीज किया था, तो इसको रिलीज करने के बाद भी इसके ऊपर इतना इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन कौन से ऐसे फोर्सेस हैं कि जो एप्लीकेबल होंगे? तो एक तो ग्रेविटेशन फोर्स है, दूसरा है कि फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर, एयर से भी फ्रिक्शनल फोर्स आता है, और तीसरा है बायोन फोर्स। कौन सा फोर्स है? बायोन फोर्स। ओके, इंपॉर्टेंट बात मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अभी जो हमने देखा क्या है कि ऑब्जेक्ट जब मूव होता है अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन, इट इज सेड टू बी फॉलिंग फ्रीली। क्या बोला मैंने? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि whenever the object under the earth's gravitational force, means whenever the object falls or moves under the influence of force of gravity alone, it is said that it is falling freely. या दूसरा भी हम एग्जांपल फ्री फॉल का डेफिनेशन ले सकते हैं। तो फ्री फॉल इज व्हाट दैट? फ्री फॉल क्या है? फ्री फॉल whenever or when object fall or moves। क्या बोला मैंने? when the object fall or moves under the earth's gravitational force। क्या बोला मैंने? under the influence of force of gravity, yeah, gravitational force, under the influence of gravitational force alone, when object falls or moves under the influence of gravitational force alone, we can say that it is said to be falling freely. It is said to be falling freely, or it is called as it is in free fall. It is in free fall. दूसरा एक पॉइंट भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ऐसा भी बोल सकते हैं कि when object falls freely under the earth's gravitational force alone, it is called as a free fall. Means when object falls freely, or when the object falls under the influence of earth's gravitational force alone is called as a free fall. ठीक है, फ्री फॉल समझ में आ गया क्या? फ्री फॉल ये जो है, ये इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? जैसे मान लो कि यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये नीचे आ रहा है, तो यहाँ u क्या होगी? जीरो होगी। व्हाट विल बी द u? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहेगी, और जैसे जैसे वो नीचे आएगा तो v क्या होगी? इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, यानी एक्सेलरेशन भी क्या होगा? एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा। ये मैं एरो दिखा रहा हूँ, यानी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये एक्सेलरेशन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। एक्सेलरेशन यानी g, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं a इज इक्वल टू g। g भी क्या रहेगा? इंक्रीज होगा। किसका g इंक्रीज होगा? g यानी एक्सेलरेशन। ओके, सो ड्यूरिंग फ्री फॉल, वो मैंने आपको बोला है, लेकिन फ्री फॉल क्या बोला है मैंने आपको? क्या बोला है पता है आपको? फ्री फॉल जब होता है तो फ्रिक्शनल फोर्स या बायोन फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, तीनों फोर्स अप्लाई होते हैं। और इंपॉर्टेंट बात मैंने बोली कि ट्रू फ्री फॉल ये धरती पे मुमकिन नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ बिकॉज देयर इज एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ, बट इट इज पॉसिबल इन अ वैक्यूम। फ्री फॉल वैक्यूम में मुमकिन
है, लेकिन जब हम फ्री फॉल की बात करते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट जब फ्रीली नीचे आता है तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन ये जो उसका टाइम कितना लगता है, मतलब मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट यहां से ऐसे नीचे गिरता है तो क्या होगा देखिए, सो व्हेन द ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली द वेलोसिटी ऑन रीचिंग द अर्थ, द टाइम टेकन फॉर इट कैन बी कैलकुलेटेड, टाइम टेकन, इससे इसका जो टाइम हम कैलकुलेट करते हैं या डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं वो हम न्यूटन्स के जो इक्वेशंस है मोशन के, तो न्यूटन के इक्वेशन कैसे बनेंगे देखो, तो पहले इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at, तो यहाँ u क्या है, 0 है, तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, v इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू g, तो a इज इक्वल टू व्हाट, g, तो यहाँ आएगा 0 प्लस gt, तो क्या क्या आएगा इधर डायरेक्टली v इज इक्वल टू gt। अभी सेकंड इक्वेशन क्या आएगा देखो, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो यहाँ a की जगह पे g आएगा, u की जगह पे 0 आएगा, तो यहाँ इक्वेशन आएगा s इज इक्वल टू व्हाट दैट, हाफ gt स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो s a की जगह पे क्या आएगा, g आएगा, तो यहाँ आएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs, यानी ये हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, किसके लिए ये फॉर्मूले हैं, these formulas are for free fall के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल होते हैं, v is equal to gt, s is equal to half gt square and v square is equal to 2gs। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम, आपको नहीं प्रॉब्लम है ना, ओह गुड, तो आप मेरे साथ बैठे हैं ना, बोर हो गया, बोर नहीं होने का, ठीक है, क्यों नहीं होने का बोलो, क्योंकि बोर होना मुमकिन नहीं है। तो क्या ये जो मून और आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट है, क्या बोला मैंने, मून, आप देख रहे हैं मून, तो मून एंड आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट ये कंटिन्यूअसली मूव होते रहते हैं, बराबर है, किसके इर्द गिर्द, अर्थ के इर्द गिर्द, बराबर ना, तो ये फ्री फॉल में है, ऑफ कोर्स दे आर इन अ फ्री फॉल बिकॉज द मून एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट, they are continuously moving under the influence of gravitational force alone, got it? Okay, अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया है कि आपको पता है क्या कि वैल्यू ऑफ g जो है वो सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट, सभी ऑब्जेक्ट के लिए सेम है, एंड सो एनी टू ऑब्जेक्ट, उसका मास कितना भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑल ऑब्जेक्ट्स द वैल्यू ऑफ g इज सेम, जैसे कि व्हेन वी ड्रॉप द टू ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेम हाइट they will reach the earth at the same time, और इसका एक एक्सपेरिमेंट है, जो एक्सपेरिमेंट यानी किसने, गैलीलियो ने किया था, जो इटालियन सिटी है पीसा, यानी वो लीनिंग टावर है, पीसा का लीनिंग टावर है, और लीनिंग टावर से उन्होंने दो अलग अलग मास के स्टोन या स्पीयर, जो स्पीयर है ऊपर से छोड़ दिए थे, तो वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। अभी रिसेंटली एक्सपेरिमेंट किया गया है और वो एक्सपेरिमेंट अभी आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि कैसे एक फीडर एंड एक स्पीयर दोनों साथ में वैक्यूम में छोड़ दिए और नीचे पहुंचे सेम टाइम पे। तो बच्चे लोग देखो, ये हम एक एक्सपेरिमेंट देखने जा रहे हैं और ये एक्सपेरिमेंट से आपको पता चलेगा कि एक स्पीयर और फेदर दोनों जब नेचुरल यानी जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें है, तो उस समय बॉल पहले गिरता है और बाद में फेदर गिरते हैं। ये आपने देखा अभी वीडियो में। अभी इसके लिए एक काम करते हैं, ये देख रहे हैं आप लोग कि
पहले देखो बॉल गिरा और बाद में क्या हो रहा है, फेदर नीचे आ रहे हैं। तो ये फेदर क्यों ऊपर मतलब देरी से नीचे आए? द रीज़न बिहाइंड इट कि उसमें क्या हुआ था, बायोन फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहे थे। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको पूरे ये जो एरिया है उसको इवैक्यूएट कर रहे हैं, और इवैक्यूएट करने के बाद अभी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। देखो पूरा एरिया इवैक्यूएट कर रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने रिसेंटली किया है। दिस experiment is recently performed by the scientist in a vacuum and showed that feather and a stone indeed reach the earth at the same time. So just you observe here how the arrangement is and how they are looking inside the evacuated area, and at the same time, means when they just started the experiment, okay, and when the ball and feather uh, released from certain height, they are coming down together, and no any their masses, means mass of ball and mass of feather not affecting the value of g, the both are touching the ground at the same time. This proved that what we discussed, the value of g is independent of the masses of the product or the objects. They depend on only the mass of the earth and the radius of the or the height of that particular object from the earth's center. Got it? ओके, तो इतना ये एक्सपेरिमेंट था, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू। इसका मतलब ये है कि if there is no atmosphere, the masses of that particular object which is falling from certain height will not affected on the gravitational acceleration. They will reach on the earth at the same time. This proves that the gravitational acceleration is same for all the object. It is not depend on the properties or the masses of that particular objects which are falling down. Got it? उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं जो तुम्हारे सामने यहाँ आ रहे हैं, और ये फ्री फॉल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई होगी। यहाँ कुछ एक न्यूमेरिकल्स हैं, तो न्यूमेरिकल्स में है एक आयन बॉल है, और मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ, ये मैं रब करूँ भी, ठीक है। एक आयन बॉल है, तुरंत फटाफट से लेते हैं, और उन्होंने बोला है कि आयन बॉल में क्या क्या दिया है। आयन बॉल है 3 kg का, कितने kg का है, 3 kg का। तो तुरंत फटाफट लिख लेते हैं। गिवन में लिखते हैं कि मास ऑफ आयन बॉल 3 kg, दैट्स इट, गुड। उसने और बोला है कि इट इज रिलीज फ्रॉम हाइट ऑफ 125 मीटर, यानी हाइट का मतलब है यस, दिया है 125 मीटर। दूसरा और इंपॉर्टेंट बात बोला है कि द अज्यूमिंग दैट द वैल्यू ऑफ g इज, व्हाट यू कैन से, द वैल्यू ऑफ g is 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज अ वैल्यू ऑफ g। तो हमें फाइंड आउट करना है, बहुत सारी चीजें फाइंड आउट करनी है। तो एक फाइंड आउट करना है टाइम। taken by what? Ball. Taken by ball to reach the ground. Taken by ball to reach the ground. Number 1. Number 2, velocity of ball on reaching the ground. क्या है? Velocity of ball on reaching the ground. Third find out करना है कि
कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर यानी हाफ जी टी स्क्वायर, या v स्क्वायर इज इक्वल टू gs 2gs। अभी हमारे पास क्या क्या है? तो इनिशियल वेलोसिटी तो क्या है? जीरो ही है, लेकिन हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हमें क्या फाइंड आउट करना है? टाइम फाइंड आउट करना है। टाइम कहाँ है? टाइम यहाँ है, ठीक है। तो हम पहला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। यदि पहला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो क्या आंसर आता है हमारा? v की वैल्यू क्या रहेगी? जीरो रहेगी, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है? a ball of mass released from height of, तो इनिशियल वेलोसिटी v क्या रहेगी? जीरो ही रहेगी। इनिशियल वेलोसिटी v कैसे जीरो रहेगी भाई? u जीरो है। फाइनल वेलोसिटी तो हमें दी नहीं है, फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, तो पहला फॉर्मूला हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमारे पास बस बचा हुआ है सेकंड फॉर्मूला। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं भाई, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स या अकॉर्डिंग टू सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन, सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन, उसको काइनेमेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। तो u की वैल्यू तो जीरो है, तो यहां हम पुट करेंगे 125 इज इक्वल टू जीरो इंटू टी प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो 125 इंटू 5 टी स्क्वायर, क्योंकि 2 5 10, तो 5 डिनोमिनेटर को आ गया, डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो 25, तो 5 इज इक्वल टू t, तो t इज इक्वल टू व्हाट? 5 सेकंड। क्या बोला? t इज इक्वल टू व्हाट? 5 सेकंड, यानी टाइम रिक्वायर्ड टू रीच, ऐसा है ना, टू रीच द ग्राउंड इज 5 सेकंड, बराबर है। अभी वेलोसिटी ऑफ बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड, अभी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, हमारे पास t मिला है, तो वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे बाय फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन। फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन हम क्या फाइंड आउट करेंगे? सेकंड वाला जो है, ये फर्स्ट वाला आंसर था, फर्स्ट वाला आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमने ये काम किया, ठीक है। सॉरी है, मैंने सॉल्यूशन दिखाई नहीं था, नाम ही नहीं दिखा सॉल्यूशन का, गुड। तो यहाँ क्या आएगा? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो v gt हम लिखते हैं, 0 प्लस g की वैल्यू क्या है? 10, टाइम क्या है? 5, तो क्या आएगा? 50 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी आ गई 50 मीटर पर सेकंड। चलो वेलोसिटी भी आ गई। अभी क्या करना है कि the height of the ball at half the time it takes. Okay, so total time is 5 seconds. So half the time means 5 upon 2 second. 5 upon 2 second. तो इस टाइम पे वो कितने डिस्टेंस पे आया होगा, तो उसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है? तो हमें इस्तेमाल करना है s इज इक्वल टू, क्या इस्तेमाल करना है? s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। टाइम हमारे पास मिला है, हमें s फाइंड आउट करना है, तो s इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g? 10 इंटू t की वैल्यू कितनी है? 5 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो यहाँ आते हैं 1 अपॉन 2 इंटू 10 क्या है? इसका मतलब है कि इधर आएगा 5, तो 5 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आएगा 5 इंटू 6.25, बराबर ना? ओके, 6.25, 4 6 24, बराबर है, बचा 0, तो 18, 4 2 8, ठीक है, और फिर 2 4 5 20, यानी क्या आंसर आ गया? 6.25।
इसका कैलकुलेशन करो तो ये आएगा 31.25 समथिंग कुछ 625 into 5 5 5 is 25 5 to the 10 and 2 10 and 2 कितना है 12 5 30 and 31.25 yes is equal to what 31.25 लेकिन क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लो क्योंकि क्या है गड़बड़ हो जाएगी फिर टोटल डिस्टेंस कितना है 125 सॉरी कितना है टोटल डिस्टेंस 125 क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं द हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ द टाइम हाइट यानी नीचे से हाइट कितनी वो ऊपर से नीचे आ गया अभी हाइट कितनी है सो द हाइट एट द हाइट ऑफ द बॉल एट द हाफ ऑफ द टाइम द हाइट of the ball at half the time is what you can say that the total height मतलब 125 minus 31.25 तो यहाँ आएगा 125.00 and 31.25 10 minus 5 is what? 5. 10 minus 3 is what? 10 minus 5 is what? 5. 10 minus 3 is what? 7. 5 minus 2 is what? 3. 12 minus 3 is what? 9. So answer again 93.75 meter. So the height at which the ball is, what you can say that the last answer आपको लिखना है The height of the ball at half the time is 93.75 meter. क्या आप समझ आ रही हो? ठीक है ये बिल्कुल आसान एग्जांपल है बस यहाँ 3 एग्जांपल साथ में पूछे टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द ग्राउंड वेलोसिटी ऑफ बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड एंड द हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड अब बोलेंगे सर ये इतने एग्जांपल्स आप क्यों ले रहे हैं क्योंकि फिजिक्स तभी समझता है यदि उसमें न्यूमेरिकल्स हैं तो हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं तभी जाके वो समझता है तो इसको अच्छी तरीके से समझिए हाँ जब आप मेरे सामने होते हैं तो बात अलग है लेकिन आप अकेले बैठे होते हो और आप मुझे देख रहे हो तो मैं सिर्फ थियोरेटिकल बोलूंगा तो बातें थोड़ी समझ में आएगी लेकिन 100% समझने के लिए क्या चाहिए गुड आपको समझ आ गया है तो आपने लिखा होगा अच्छी तरीके से मैं एक बार देख लेता हूं कि आपने लिखा नहीं लिखा गुड तो हम आगे चलते हैं और एक और क्वेश्चन है क्या मैं ये रब करूं अभी गुड बहुत बढ़िया और एक ये लास्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं इस पर्टिकुलर टाइप का a tennis ball is thrown off and reaches a height of 4.5 मीटर क्या बोला है उन्होंने टेनिस बॉल फिर से गिवन दिया है टेनिस बॉल है यहाँ और कहां तक पहुंचा है हाइट दिया है 4.05 मीटर ठीक है और पूछा है कि what was its initial velocity okay the tennis ball is thrown off and reaches a height of 4.05 meter before coming down what was the initial velocity how much the total time will it take to come down assuming g is what 10 g is what 10 तो g is what 10 मीटर तो मुझे आपको समझाना है एग्जांपल तुरंत समझाना है टू फाइंड क्या फाइंड आउट करना है तो एक नंबर फाइंड आउट करना है ये है व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ओके इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है मतलब u फाइंड आउट करना है ओके गुड दूसरा क्या फाइंड आउट करना है व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी और दूसरा फाइंड आउट करना है यहाँ हाउ मच द टोटल टाइम विल इट टेक टू कम डाउन ओके टोटल टाइम required to come down मतलब मान लो कि करना क्या है और टेनिस बॉल इज थ्रोन अप मतलब बॉल को ऊपर फेंकना है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी लगेगी यानी यू तो कुछ होगी लेकिन v क्या
एक पॉइंट है यहाँ कि एक्सेलरेशन जो है हम जब ऊपर फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ जी जो 10 मीटर दिया है वो निगेटिव होना चाहिए क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन, यहाँ क्या लिखेंगे हम, अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो एकदम फटाक से आप बोल सकते हो कि यहाँ हमारे पास यस है, जी है, वी है, तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, थर्ड, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन, थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन, या हम उसको क्या बोल सकते हैं, पता है, न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं, मीनिंग इज द सेम। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। तो अभी यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, v की वैल्यू है 0, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू g की वैल्यू -10, यस कितना है 4.05। चलो कैलकुलेशन करो फटाफट फटाफट फटाफट। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ये कितना आएगा 20 -20 इंटू 4.05। जब ये कैलकुलेशन करोगे तो यू स्क्वायर माइनस यहाँ 2 5 कितना आता है 10। ठीक है, ये 0 पहले से रहेगा, 2 5 10, 2 0 0, ओके, एंड 2 5 10 ना, तो ऊपर का 1 तो ये 1 आएगा ना, 2 4 8, तो यहाँ आएगा 81। तो ये आंसर आ गया, 81 को इधर लेके आओ, यानी u स्क्वायर माइनस 81 इज इक्वल टू 0। तो u इज इक्वल टू व्हाट, u स्क्वायर इज इक्वल टू 81, तो u इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकंड। 9 मीटर पर सेकंड इज व्हाट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। अभी हमें पूछना क्या है कि कंसीडर करो कि इनिशियल वेलोसिटी ऊपर जाके, मतलब जैसे मान लो कि हम ऊपर बॉल को फेंक रहे हैं, बराबर है, तो इस केस में क्या होगा, एक पर्टिकुलर ऊपर मतलब टॉप पे जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी, यानी एट द पर्टिकुलर हाइट, मींस एट द हाइट ऑफ 4.05 मीटर the initial velocity u is equal to 0 in that case, बराबर ना। यहां हम कैसे लिखते हैं, now, ठीक है, तो यहां हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहां फाइंड आउट करना है टाइम। क्या फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है, कितना टाइम लगेगा। तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, S is equal to ut plus half at square, Newton's second law of motion, second law of motion। तो S कितना है 4.05 is equal to initial velocity 0 into time t plus half into ये क्या रहेगा 10 into t की वैल्यू कितनी रहेगी, ये हमें पता नहीं, हमें करना पड़ेगा। ठीक है ना, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 4. ये क्या है 10 का मतलब इधर आएगा 5, तो 5 इंटू टी का स्क्वायर। अब यहाँ माइनस रहेगा प्लस रहेगा, प्लस रहेगा क्योंकि वी आर टेकिंग द डाउनवर्ड फोर्स। जब यहाँ से बॉल नीचे आ रहा है, बॉल टेनिस बॉल है तो नीचे आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा पता है, वो हम क्या लेंगे पॉजिटिव ए लेंगे। इस केस में ए इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, याद रखना। ठीक है, तो अभी कैलकुलेशन करेंगे, 5 को डिनोमिनेटर को लेके जाएंगे, 0 5 अपॉन मतलब 4.05 अपॉन 5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। चलो कैलकुलेट करो, तो फटाफट कैलकुलेट करना है। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100। क्या किया मैंने बोलो, मैंने क्या किया, ये 0 जो है ना, 2 0 निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया ऊपर को, तो वो हो गया 405 और डिनोमिनेटर को 100 लिख दिया। तो 4 8 जा 40 और ये 1, तो ये आ गया टी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 अपॉन 100। जब
स्क्वायर रूट लेंगे तो t इज इक्वल टू आएगा 9/10। तो इसका मतलब हो गया कि 0.9 सेकंड। कितना बोला मैंने, बराबर ना? देखिए इसका आंसर आएगा 0.9 सेकंड। तो 0.9 सेकंड जो नीचे आने के लिए लगता है, तो ऊपर जाने के लिए भी उतना ही टाइम लगेगा। तो इसको हम बोलते हैं द बॉल विल टेक द, व्हाट यू कैन से दैट द बॉल विल टेक द सेम टाइम टू रीच द टॉप एंड टू कम डाउन। ओके, so it will take the same time to go up. So the time, यहाँ लिखते हैं the time taken by ball to reach the ground is 0.9 second. So the same time the ball will take same time to go up, and therefore you can say that total time taken by ball to come down, मतलब ऊपर जाके नीचे आना, 0.9 प्लस इंटू 2 इंटू व्हाट 2, तो कितना आ गया? तो 1.8 सेकंड। व्हाट दैट इज, यू कैन राइट 1.8 सेकंड। सो दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द बॉल टू गो अप एंड कम डाउन। इसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगा gravitational potential energy and escape velocity, which is the last part of the chapter, and we will see it in the next video because video बहुत लंबा हो चुका है। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वीडियो को घुमा फिरा के 2, 3, 4 बार देखिए और अच्छी तरीके से आगे बढ़िए। स्वयं के साथ जुड़ने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू। क्या बोला? थैंक यू एंड बाय बाय।